नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा के अंदर हमने राजनीति विज्ञान की अवधारणा, स्वतंत्रता और समानता के बारे में अध्ययन किया था। आज हम राजनीति विज्ञान की अवधारणा राजनीतिक समाजीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक अवधारणा है। ये किस प्रकार से प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई तथा ये किस प्रकार से होती है कि समाज के अंदर समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है, उसी के साथ साथ जो राजनीतिक समाजीकरण होता है वह किस प्रकार से, किन किन के माध्यम से होता है। तो देखते हैं, राजनीतिक समाजीकरण की जो अवधारणा है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधारणा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी राज्यों के अध्ययन के लिए तुलनात्मक राजनीति में अनेक नवीन अवधारणाओं का विकास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो एशिया है महाद्वीप है, लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका महाद्वीप है, उनके अंदर आपस में राष्ट्रों की तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन प्रारंभ हुआ। इन तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में कुछ नवीन अवधारणाएं आई, जिसके अंदर व्यवहारवादी क्रांति के अंतःअनुशासनात्मक उपागम पर जोर देने के कारण राजनीति विज्ञान में विभिन्न नवीन अवधारणाएं शामिल की गई। जब दूसरे जो राष्ट्र थे उसकी राजनीति से एक राष्ट्र की राजनीति की आपस में तुलनात्मक अध्ययन हुआ, तो व्यवहारवादी क्रांति उस समय ही प्रारंभ हुई थी। उसके अंदर एक अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन प्रणाली थी। उस अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन प्रणाली के कारण राजनीति विज्ञान के अंदर विभिन्न अवधारणाएं शामिल हुई, जिसमें समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बढ़ते अंतर संबंधों के फलस्वरूप कई समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं राजनीति विज्ञान में शामिल हुई। और इस अंत्य अनुशासनात्मक जो अध्ययन हो रहा था, अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन का मतलब है एक विषय को दूसरे विषय के साथ सम्मिलित करके अध्ययन करना। तो अब इस अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन के साथ राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र के साथ संबंध स्थापित किए गए, जिससे कुछ समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं राजनीति विज्ञान के अंदर सम्मिलित हुई, जिनमें राजनीतिक संस्कृति, कौन कौन सी राजनीतिक समाजशास्त्रीय अवधारणा सम्मिलित हुई, जिस राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक विकास और राजनीतिक समाजीकरण, ये चारों ही अवधारणाएं हैं वे राजनीति में समाजशास्त्र विषय के साथ अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन के कारण सम्मिलित हुई। इस तरह राजनीतिक समाजीकरण एक समाजशास्त्रीय संकल्पना है। राजनीतिक समाजीकरण किस प्रकार की संकल्पना है? समाजशास्त्रीय संकल्पना है। आगे देखते हैं, समाजीकरण क्या है। समाजीकरण समाज में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य, मान्यताओं अर्थात समाज की संस्कृति, जो समाज के अंदर संस्कृति है उसको अंगीकार कर उसका क्रियाशील सदस्य बनता है। यानी जो समाज की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को अपनाकर उस समाज का एक सदस्य बनना क्या है? समाजीकरण है। और इस समाजीकरण के अंदर वह उस संस्कृति के रीति रिवाजों को सीखता है, परंपराओं को सीखता है, मान्यताओं को सीखता है। तो इनके जो सीखने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। जैसे प्रत्येक समाज में अपनी संस्कृति के अनुरूप बालक को बोलना, अभिवादन करने का तरीका, पूजा पद्धति, पहनावा, खान पान की आदतें सीखता है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। यानी जो संस्कृति के अंदर विभिन्न प्रकार की परंपराएं, रीति रिवाज चल रहे हैं, उन रीति रिवाजों को सीखने की जो प्रक्रिया है, जिसके तरीके से वे सीखता है, उस सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। जिसके द्वारा बालक मानव समाज से उसे विशेष समाज का सदस्य बनता है। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताओं को मानने लगता है, तो वह उस समाज का सदस्य बन जाता है। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे समाज के विभिन्न परंपराएं, रीति रिवाज सीखे जाते हैं। राजनीतिक जीवन के लिए भी इसी प्रकार के सीखने सिखाने की प्रक्रिया
रहती है। जिस प्रकार समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं हैं, उनको सीखने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको भी सीखने की एक प्रक्रिया होती है। राजनीतिक व्यवस्था में सम्मिलित होने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था में सहभागी होने के लिए, उसका सदस्य, राजनीतिक व्यवस्था का सदस्य बनने के लिए, तो उसको सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, जिनके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक समझ विकसित करता है और उस प्रक्रिया से वो उस राजनीतिक व्यवस्था की समझ विकसित करता है। राजनीतिक जीवन एवं पद्धति के प्रति उसका दृष्टिकोण का विकास होता है। इस तरह जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, उस प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। कहने मतलब जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था को व्यक्ति सीखता है, उसका सदस्य बनता है और उसके प्रति अपना ज्ञान बढ़ाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो ज्ञान बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। तो सीधा सा प्रश्न आ जाए कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है? तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति के समझ का विकास की प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण करने का एक साधन है। क्या है कि जो राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक सिस्टम जो हमारा है, उस सिस्टम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की, पहले पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। यानी इस व्यक्ति से इस दूसरे व्यक्ति के पास या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास जो जानने की प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया के कई माध्यम हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं कि वो किस प्रकार से इस ज्ञान का हस्तांतरण करता है। उस हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हम राजनीतिक समाजीकरण कहेंगे। यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति हमारी है, उसको हम दूसरे को हस्तांतरण करते हैं, तो उस हस्तांतरण की प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के संचालन के लिए राजनीतिक समाजीकरण का होना जरूरी है। अगर राजनीतिक समाजीकरण नहीं होगा तो राजनीतिक व्यवस्था एक पीढ़ी के बाद में समाप्त हो जाएगी। अगली पीढ़ी को अगर वो हस्तांतरण नहीं होगी तो वे व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ आदर्श होते हैं। जैसे भारत का आदर्श है लोकतांत्रिक व्यवस्था। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था होती है उसके कुछ आदर्श होते हैं। जैसे भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित है, स्वतंत्र समाज है, भारत के अंदर स्वतंत्र समाज है। अतः भारत की राजनीतिक समाजीकरण द्वारा नागरिकों को लोकतंत्र एवं स्वतंत्र समाज के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास किया जाता है। तो भारत के अंदर जब राजनीतिक समाजीकरण किया जाता है तो नागरिकों को एक तो लोकतंत्र की समझ विकसित की जाती है और स्वतंत्र समाज की स्थापना की जाती है, जिससे कि राजनीतिक समाजीकरण हो सके और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो लगातार अनवरत रूप से आगे चलती रहे। अगर हम लोकतंत्र के प्रति समझ और स्वतंत्र समाज की समझ विकसित नहीं करेंगे एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के अंदर, तो जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वे समाप्त हो जाएगी। वहीं जो साम्यवादी चीन है, साम्यवादी चीन है का आदर्श साम्यवादी व्यवस्था है। उनका आदर्श क्या है? साम्यवादी व्यवस्था है तथा बंद समाज है। इसलिए चीन के नागरिकों को राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से इसी अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है कि साम्यवादी व्यवस्था बनाए रखे और बंद समाज में जीवन यापन करें। आगे देखते हैं। राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले विद्वान हर्बर्ट साइमन है। हर्बर्ट साइमन नाम के एक राजनीतिक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने सबसे पहले राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या की, जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंपॉर्टेंट है नोट कर लो, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट साइमन है। इसके अंदर विविध पक्षों पर प्रकाश डाला। हर्बर्ट साइमन ने राजनीतिक समाजीकरण के विभिन्न पक्ष है उनके बारे में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक में प्रकाश डाला, इसके अंदर उल्लेखित किया। आमेंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है। आमेंड और पावेल कहते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से राजनीतिक जो संस्कृति है
इस राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है। यानी हमारी जो राजनीतिक संस्कृति है उसके अंदर किसी व्यक्ति का प्रवेश करवाने की जो प्रक्रिया है वह राजनीतिक समाजीकरण है। कौन कहता है? आमेंड और पावेल। तथा उनकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। ये कौन कहते हैं? आमेंड और पावेल के अनुसार ये राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया है कि जो हमारी राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक संस्कृति है, उसके अंदर किसी व्यक्ति को प्रवेश कराने की प्रक्रिया है, वह क्या है? राजनीतिक समाजीकरण है। काउनाग नाम के एक राजनीतिक विद्वान है, वह कहते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण वह शब्द है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है। राजनीतिक समाजीकरण वह शब्द है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। तो कावनाद कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति राजनीति से संबंधित जो ज्ञान प्राप्त करता है, उस ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? राजनीतिक समाजीकरण है। इन परिभाषाओं का सार ये है कि राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना और विकसित करना है, जिससे कि वे राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहायक बन सके। तो सभी राजनीतिक विद्वान हैं, वे जो राजनीतिक समाजीकरण की जो परिभाषा देते हैं उनका सार यही है कि जो व्यक्ति है, नागरिक है समाज के, वे राजनीतिक जो संस्कृति है हमारी उसकी समझ बनाई। आगे देखते हैं राजनीतिक समाजीकरण के साधन कौन कौन से हैं। कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिससे हम हमारी राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण करते हैं। तो इसके अंदर आता है व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित करने वाले समाज में अनेक संस्थाएं होती है, जैसे परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाएं, सरकारी प्रक्रियाएं, जनसंचार के साधन इत्यादि। ये क्या है? राजनीतिक समाजीकरण के साधन है। नोट कर लो कौन कौन से? परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाएं, सरकारी प्रक्रिया, जनसंचार के साधन। इनके बारे में एक एक करके हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनमें से कुछ संस्थाएं ऐसी है जो अनायासी और स्वाभाविक रूप से राजनीतिक समाजीकरण करती है कि अपने आप ही उनको पता ही नहीं हो रहा है कि कब हम राजनीतिक संस्कृति है उसका हस्तांतरण कर रहे हैं। अनायास स्वाभाविक रूप से होता है। जबकि कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जो औपचारिक तरीकों से, यानी एक नियमानुसार औपचारिक तरीकों से ये कार्य करती है। प्राय खुले और लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक समाजीकरण के अनौपचारिक प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और खुले समाज है, जैसे भारत है, वहाँ पर राजनीतिक समाजीकरण के लिए कोई औपचारिक संस्थाएं विकसित नहीं की गई है। स्वतः ही वे विभिन्न माध्यमों से राजनीतिक समाजीकरण हो जाता है। एक हमारी जो संस्कृति है वो अपने ही आप ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण हो जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जबकि चीन, जहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था है, बंद समाज है, जैसे साम्यवादी और पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी राज्यों में सरकारी तंत्रों के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति की जबरन बूट पिलाई जाती है। यानी कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के अंदर राजनीतिक संस्कृति की जबरन वोट पिलाने का मतलब है कि एक संस्थाएं बना रखी है, उन संस्थाओं के अंदर राजनीति के बारे में ज्ञान दिया जाता है। आगे देखते हैं अब इनके एक एक साधन कौन कौन से है। तो पहला साधन था राजनीतिक समाजीकरण का परिवार। परिवार के अंदर राजनीतिक समाजीकरण होता है। परिवार प्रथम पाठशाला मानी जाती है। किसी भी व्यक्ति की प्रथम पाठशाला परिवार मानी जाती है, जिसके माध्यम से बालक रीति रिवाजों, परंपराओं को सीखता है। वे अपने माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करता है, जिससे उसको सत्ता का बोध होता है। तो परिवार से क्या सीखता है? वह सत्ता का बोध सीखता है। तो यहाँ पर ये राजनीतिक समाजीकरण होता है। इसके अलावा सबके साथ मिलकर रहने, परिवार में सहयोग करने एवं अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस प्रकार दबाव बनाया जाए आदि बातें सीखकर वे राजनीतिक क्रियाओं की क्षमता विकसित करता है। सामान्यतः चुनावी अनुभव यह बताते हैं कि परिवार का मुखिया जिसे राजनीतिक दल का समर्थक होता है, परिवार के अन्य सदस्य भी उसका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक के प्रति प्रारंभिक समझ का विकास परिवार के माध्यम से
होता है। तो परिवार में सर्वप्रथम सत्ता का बोध बच्चों को हो जाता है और परिवार के मुखिया जिस प्रकार की राजनीति से संपर्क रखता है उसी प्रकार की राजनीतिक समझ उसके बच्चों की भी, परिवार के अंदर जो अन्य सदस्य हैं उनके भी हो जाती है, जिससे कि बच्चों की राजनीतिक संस्कृति की समझ विकसित होने लगती है। आगे है शिक्षण संस्थाएं। राजनीतिक समाजीकरण में शिक्षण संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक परिवार में जिन राजनीतिक अभिव्यक्तियों को आत्मसात करता है, जो राजनीतिक संस्कृति के बारे में बालक है वो अपने परिवार में सीखता है, शिक्षण संस्था में वह और अधिक दृढ़ बन जाती है। शिक्षण संस्था के अंदर जब बच्चा आता है तो वह और ज़्यादा विकसित हो जाती है। विभिन्न पृष्ठभूमि के सहभागियों ने तथा साथ अनुकूलन करने की आवश्यकता से बालक में राजनीतिक व्यवस्था की विविधता और विरोधाभास के साथ समायोजन करना सीखता है। तो शिक्षण संस्थाओं में क्या सीखता है बालक राजनीतिक व्यवस्थाओं की जो विविधता है, अलग अलग भाग है उनके बारे में, और उनके अंदर जो विरोधाभास है राजनीतिक संस्कृति के अंदर, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, उसके बारे में सीखता है। किनके बारे में? राजनीतिक व्यवस्थाओं की विविधता और उनके विरोधाभास में। और जो परिवार से जो राजनीतिक संस्कृति के बारे में जो सीख के आता है वो और मजबूत हो जाता है और ज़्यादा दृढ़ हो जाता है। बालक की शिक्षा जितनी व्यापक होगी उसकी संभावनाएं ज़्यादा है। जितना बालक शिक्षा के अंदर व्यापकता रखेगा, जितनी ज़्यादा शिक्षित होगा, उसकी संभावना ज़्यादा है कि वह राजनीति में उतनी ही रुचि लेगा। इसकी राजनीतिक ज्ञान का विकास होगा। लेकिन शिक्षण संस्थाओं का पाठ्यक्रम कैसा हो, उसकी मित्र मंडली कैसी हो, अथवा शिक्षकों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण और वैचारिक अभिमुखीकरण कैसा है, ये सब तत्व भी राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो विद्यार्थी से या बच्चे के संपर्क में आने वाले जितने भी सदस्य हैं उनका राजनीति के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण है, वे भी उसकी राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। क्योंकि शिक्षक अपने आचरण एवं अन्य विभिन्न तरीकों से अपने विद्यार्थियों को अपनी विचारधारा की ओर प्रेरित करने का प्रयास करता है। क्योंकि जो छात्र होता है वह अपने शिक्षक की ओर आकर्षित होता है, उसकी विचारधारा से प्रभावित होता है। अगला माध्यम है राजनीतिक दल। जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं राजनीतिक व्यवस्था में, उससे भी राजनीतिक समाजीकरण होता है। राजनीतिक दल अपनी नीतियाँ, विचारधारा और कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक समाजीकरण के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक देशों एवं साम्यवादी सर्वाधिकारवादी राज्यों में राजनीतिक दलों की भूमिका अलग अलग है। जहाँ पर लोकतांत्रिक देश है और जहाँ पर साम्यवादी देश है वहाँ पर राजनीतिक दलों की भूमिका अलग अलग प्रकार की होती है। ऐसे राज्यों में समाजीकरण के साधनों पर राज्य का कठोर नियंत्रण रहता है। साम्यवादी सर्वाधिकारवादी दलों के अंदर क्या है कि दल बहुत कम होते हैं या एक दलीय सत्ता ही पाई जाती है, जबकि लोकतांत्रिक देशों में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है एवं वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने विचारों के अनुरूप समाजीकरण के लिए स्वतंत्र होते हैं। अगला है राष्ट्रीय, जो हमारे प्रतीक है वे भी राजनीतिक समाजीकरण में सहयोग करते हैं। विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह, सेना की परेड आदि के माध्यम से भी राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक आदर्शों के प्रति नागरिकों की आस्था के भाव पैदा होते हैं। इससे भी क्या होता है, व्यक्ति के अंदर एक ऐसा भाव जागृत होता है जिससे वो राजनीति के प्रति आकर्षित होता है। जनसंचार के माध्यम। जनसंचार के माध्यम आधुनिक समय में जनसंचार के साधन समाचार पत्र, टीवी, रेडियो आदि व्यक्ति के राजनीतिक ज्ञान को तथा सबके विचारों को दिशा देने को सशक्त माध्यम बन चुके हैं, क्योंकि इनके माध्यम से आजकल सबसे ज़्यादा राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बाद में ऐसा माना जाता है कि चुनाव आजकल मीडिया के दफ्तरों में से लड़े जाते हैं, क्योंकि विभिन्न कार्यक्रमों से जनमत को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। इन समाचार पत्रों से, टीवी से, मीडिया से सबसे ज़्यादा जनमत प्रभावित होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनके अंदर राजनीतिक दलों के द्वारा कैंपेन किया जाता है।
तो इस तरह राजनीतिक समाजीकरण किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। कोई भी देश है, वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको प्रभावित करने के लिए राजनीतिक समाजीकरण एक महत्वपूर्ण कारक है। समाज की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में राजनीतिक समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उस राष्ट्र की जो राजनीतिक संस्कृति है वह किस प्रकार की होगी, उसमें राजनीतिक समाजीकरण का महत्वपूर्ण भाग होता है। किसी देश में नागरिक व सरकार के बीच अंतःक्रिया का अभाव पाया जाता है, वही किसी देश में सरकार के कार्यों और नीतियों को प्रभावित करने में नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अंतर वास्तव में राजनीतिक समाजीकरण के स्तर का अंतर है। कुछ देशों के अंदर राजनीतिक सहभागिता बहुत ज़्यादा पाई जाती है लोगों की, जबकि कुछ देशों में राजनीतिक सहभागिता बिल्कुल ही कम पाई जाती है। यह अंतर वहाँ पर राजनीतिक समाजीकरण की व्यवस्था के अनुरूप होता है। आज की कक्षा में हमने राजनीतिक समाजीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अगली कक्षा के अंदर हम राजनीतिक संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।